जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 रबीउल अव्वल है, मुक़द्दस दिन है और इस दिन पर हमें ये देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह की जो सीरत है, क्या हम बतौर पाकिस्तानी उस पर कितना अमल कर रहे हैं। क्या हम सच बोल रहे हैं अपनी कौम के साथ, अपने अदारों के साथ हमने क्या किया, ये सारे मामला देखना ज़रूरी है। और ये जो सच बोलने की बात मैं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की अदारे ख़ास तौर पर इंसाफ के अदारों के हवाले से बात कर रहा हूँ और हुकूमतों के हवाले से। लेकिन हमने माजी में ये देखा कि आज जमहूरियत का सबक देने वाले सियासतदान साहब जो हैं, बहुत सारे सियासतदान, वो हमें पता नहीं क्या क्या कहते हैं और फिर बहुत सारे लोगों को बुरा कहते हैं, करप्ट कहते हैं। उन्होंने अपने मकासद मादी में कैसे हासिल किए और अब वो क्या शराइत रख रहे हैं, शराइत के हवाले से आखिर में आपको खबर देंगे। लेकिन पहले ज़रा दुनिया की कहानी आपको बयान करते हैं। दिलचस्प हक़ाइक़ है, पहली बार आपके सामने आ रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये तो हम सब जानते हैं कि जस्टिस मुनीर ने नजरिया ज़रूरत ईजाद फरमाया था, चीफ कोर्ट के जज थे, चीफ जज थे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वही चीफ कोर्ट जज साहब जो है अदलिया अदालत के आला मनसब पर बैठे थे, काजी थे, काजी उल कज़ा थे और वज़ीर कानून भी थे। फिर उनके करीबी उनके शागिर्द नसीम हसन शाह साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुँचे जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो उन्होंने नाज़रीन वज़ीर आला सिंध को एक दरख्वास्त दी, गौस अली शाह साहब वो भी साबिक जज थे। उन्होंने उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी मेरे नाम पर पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, मैं कराची रजिस्ट्री भी आता हूँ तो मैं चाहता हूँ अपने घर में रहूँ, मैं हॉस्टल्स में या जो जुडिशरी की जो रिहाइश है वहाँ नहीं रहना चाहता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा एक घर हो कराची में, मुझे प्लॉट दे दीजिए। गुलिस्तान जौहर में सिर्फ 12,000 रुपये में उन्हें प्लॉट दिया गया। प्लॉट उनके नाम हुआ। अगले चंद दिनों में वो प्लॉट डॉक्टर आलिया इमाम और उनके शौहर साहब को, जो आर्किटेक्ट थे और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे, उनको 12 लाख रुपए में बेच दिया गया। 12 लाख आज कोई रकम नहीं है, लेकिन उस वक्त के 12 लाख आज के 1 अरब से ज्यादा थे। ये भी कहानी है। लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताएंगे वो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के हवाले से है और ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया दुनिया में। पहले सज्जाद अली शाह के झगड़े की बात करने से, सज्जाद अली शाह साहब जब सुप्रीम कोर्ट पे थे तो उन्हें उनकी सीनियरिटी के हवाले से और फिर चूंकि वो लियारी में थे और लियारी के थे तो पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि सिंध का होने की वजह से वो ज़रा इंसाफ करेंगे, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के जजेस की शोहरत अच्छी थी पीपल्स पार्टी की नज़र में। उन्हें चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया, हालांकि वो सीनियर तरीन जज नहीं थे। लेकिन अल जिहाद ट्रस्ट केस का उन्होंने ही फैसला दिया, अपने फैसले के खिलाफ वो बैठे रहे अपनी सीट पर। उन्होंने इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन चूंकि उस वक्त अपॉइंटमेंट का तरीकाकार आज से ज़रा मुख्तलिफ था तो इस वक्त कोई एतराज़ नहीं होता था। जब उन्होंने अल जिहाद ट्रस्ट केस का फैसला दिया तो उस दरमियान में उनके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उनके कुछ अपॉइंटमेंट्स पर इख्तिलाफात थे। इसीलिए उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को जब गुलाम शाह खान ने नाजायज़ तौर पर गिराया था, उन्होंने उसको लेजिटिमेट कर दिया था चीफ जस्टिस के तौर पर गुलाम शाह खान के फैसले को, क्योंकि उनके कुछ ज़ाती इख्तिलाफात भी थे। और यह करार दे दिया था कि अखबारी खबरें जो हैं वो वैलिड सबूत होती हैं। आज भी वही अदलिया सुप्रीम कोर्ट अखबारी तराशों और वीडियो और ऑडियोज़ को लेजिटिमेट सबूत तस्लीम नहीं करती। फिर मामला उनका आया जब वो चीफ जस्टिस हो गए, उस वक्त एक कहानी हुई। उनके साथ जो सीनियर तीन जज थे, जस्टिस सईदुल उलमा सिद्दीकी, उनके साथ उनका इख्तिलाफ पैदा हुआ। सज्जाद अली शाह साहब ने मुझे खुद ये कहानी सुनाई कि इख्तिलाफ क्यों हुआ। उन्होंने ये बताया कि पेरिस में एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें चीफ जस्टिस और सीनियर जज स्पाउसेस के साथ, यानी अपनी देखभाल के साथ इन्वाइटेड थे। हम दोनों वहाँ गए और उनके अपने बकौल जस्टिस सईदुल उलमा सिद्दीकी साहब की एहलिया ने एक बहुत महंगा बर्तनों का सेट खरीदा और वो मेरी बेगम ने बस उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो ये खरीदने की हिम्मत नहीं रखती। बस वो उनका नुक्ता आगाज था इख्तिलाफात का। एक बात आपको और बताते थे, सईदुल उलमा सिद्दीकी साहब सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जज थे। उनकी एहलिया यहाँ पिम्स में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ डॉक्टर थी। वो अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर प्रीची हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को क्रॉस करके वज़ीर-ए-आज़म की माविन खुसूसी बराए पिम्स अफेयर्स थी। खैर उस दौरान में नवाज शरीफ साहब बेनज़ीर हुकूमत को निकालना चाहते थे। सज्जाद अली शाह साहब ने उन्हें किसी केस में तलब कर लिया अदालत में। नवाज शरीफ साहब गुस्से में आ गए और फिर एक हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट पर।
नून लीग तो वो उस हमले का मलबा सारा डालती है चौधरी शुजात पर, लेकिन उस वक्त चौधरी शुजात और मियां अजहर जिनके बेटे इमरान खान के साथ है, वो दोनों उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ थे। बहरहाल वो हमला हुआ, तारिक अजीज साहब की बहुत एक फोटो छपी जिसमें वो नासिर हसन जाहिद साहब की नेम प्लेट उतार रहे थे। जस्टिस नासिर हसन जाहिद साहब वो थे जिनके बारे में भुट्टो साहब ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेनजीर भुट्टो से कहा था कि इनका ख्याल रखना, ये बड़े ऑनेस्ट जज हैं, क्योंकि वो भुट्टो साहब के दोस्त भी थे। और वो ऑनेस्ट जज से जो थे वो बेनजीर हुकूमत में सुबह सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे, शाम को ईवान सदर में बैठते थे और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करते थे। बहरहाल फिर जब वो हमला हुआ तो उन्हीं की क़यादत में एक बेंच कायम हुआ, उन्हीं की सदारत में, और उसका फैसला उन्होंने करना था, लेकिन बेंच ने उस हमले को दरगुजर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पर हमले को दरगुजर कर दिया। आज भी बातें होती है। बहरहाल उस दौरान में जस्टिस रफीक तारड़ साहब का नाम भी सामने आया। नासिर हसन जाहिद साहब क्वेटा रजिस्ट्री चले गए और रफीक तारड़ साहब का नाम सामने आया कि जी वो कुछ हॉप नॉपिंग कर रहे हैं, जहाज में फिरने की बातें और उसकी बैग्स की बातें, ब्रीफकेस की बातें भी सामने आई। इस दौरान में एक रोज सुबह मेरे घर फोन आया और जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने मुझे नाश्ते पर इनवाइट किया, क्योंकि मैं एक सिंधी अखबार का ब्यूरो चीफ था, जो बड़ा सिंधी अखबार था, और इस्लामाबाद से एक निकलने वाले एक शाम के अंग्रेजी अखबार में भी खबर कंट्रीब्यूट किया करता था। तो मैं चला गया वहाँ। मैंने उनसे पूछा आपने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा आपकी शोहरत अच्छी है और आपका के दो अदारे जो हैं वो जुर्रत से खबर भी छाप देते हैं। नसीब हसन शाह वाली खबर मैंने अपने सिंधी अखबार में छापी थी। बहरहाल वो उन्होंने मुझे चेक की कॉपियाँ दी। एक जज साहब थे, राजा साहब, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनको कश्मीर में मुजफ्फराबाद में नेशनल बैंक के अकाउंट में कोई 2 से 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। मुझे अदालत ने बुलाया तो मैंने बताया कि जी मैंने अपने जवाब के साथ चेक की कॉपी लगाकर भेज दी और दरखास्त की कि मुझे अदालत में बुला लें, ये मैं इसकी तस्दीक कर दूंगा। फिर अदालत ने नहीं बुलाया। एक और जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट में राशिद अजीज साहब, वो 1991 में पंजाब इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन थे। उनके बेटे को अदालत इत्तफाक फाउंड्री ने अमेरिका भेजा था सीए करने के लिए, इत्तफाक फाउंड्री के खर्च पर। मैंने वो खबर छापी, राशिद अजीज सिद्दीक साहब ने मुझे बुलाया, लेकिन जब इब्तदाई जवाब गया तो उसके बाद वो खामोश हो गए। वही राशिद अजीज सिद्दीकी साहब, राशिद अजीज साहब, वो बाद में निकाले गए। बेनजीर भुट्टो ने जो ऑडियो लीक दी थी जस्टिस मलिक कयूम और उनके अगेंस्ट, वो दोनों फिर आला अदलिया से निकाले गए। तो नाज़रीन, इस दरमियान में फिर ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के साथ कुछ अलग की, और बाद में ये हुआ कि सजाद अली शाह साहब ने 8वीं तरमीम खत्म कर दी, जिसमें सदर को असेंबली तोड़ने का इख्तियार हासिल था, वो बहाल कर दी और उसे खत्म कर दिया था नवाज शरीफ और बेनजीर ने मिलकर। फारूक लगारी साहब डर गए, क्योंकि फारूक लगारी साहब के खिलाफ नवाज शरीफ एक कैंपेन लेकर निकले हुए थे। उन्होंने अपनी कुछ जमीन, जो दलदली जमीन थी, वो यूनुस हबीब को बेची थी, जो मेहरान बैंक वाले थे। बहरहाल फिर ये हुआ कि उन्होंने फारूक लगारी साहब ने इस्तीफा दे दिया और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने 3 रुकनी बेंच ने सजाद अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस है उनका 5 रुकनी बेंच था, उसके फैसले को मुअत्तल कर दिया। ये भी कहीं नज़ीर नहीं मिलती। और उसके बाद सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस बने और फिर बाद में जब वो रिटायर हुए तो नून लीग ने उन्हें सदारती उम्मीदवार बनाया, रफीक तारड़ साहब को भी सदर बनाया इन्हीं खिदमात की। और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब बदकिस्मती से बहुत अच्छे आदमी थे, जज भी अच्छे थे, लेकिन उनका अंजाम ये हुआ कि जब वो फौत हुए तो वो अपने घर में, जो उनकी वजह से उनका घर था क्योंकि वो जज के तौर पर उनको मिला था, उस घर में बेटों ने उन्हें पता नहीं कितनी तवज्जो दी, लेकिन वो अनेक्सी में रहते थे, घर के मेन हिस्से में नहीं रहते थे। ये भी कुदरत के अपने फैसले होते हैं। नाज़रीन, अब आपको अहम खबर बताते हैं। नवाज शरीफ साहब ने शराइत आयद कर दी है अपनी वापसी के लिए, और उनका ये कहना है कि मैं वापस आऊँगा, मुझे कुछ छेड़ेगा नहीं। दूसरी शर्त यह है कि मुझे 5 साल इक़्तिदार का मौका दिया जाएगा, दरमियान में तंग नहीं किया जाएगा मादी की तरह। उनके करीबी जरा ये कहते हैं कि उन्हें ये खदशा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के जाने के बाद हो सकता है जस्टिस एजाजुल हसन चीफ जस्टिस बनेंगे, तो शायद कुछ मामला तंग गड़बड़ हो, क्योंकि एजाजुल हसन साहब की शोहरत भी अच्छी नहीं है और उन पर नून लीग इमरान खान का आदमी होने का इल्जाम आयद करती है। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं इकॉनमी ठीक कर दूंगा। वो जो मुराद सईद कहानी बयान करते थे, इमरान खान आएंगे और $200 अरब लाएंगे और $100 अरब उसको के मुंह पर मारेंगे और $100 अरब का ये करेंगे, वैसे ही कहानी आजकल जावेद चौधरी भी बयान कर रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे, चीन से $35 अरब ले आएंगे, सऊदी अरब से $500 अरब ले आएंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में एक नई तरह ये भी है कि वो जनरल बाजवा के हवाले से अपने बयानिए से
रफ्ता रफ्ता पीछे हट जाएंगे। पिछले 3 दिन में वैसे उन्होंने इस बारे में कोई बयान भी नहीं दिया, बेटी और भाई को यकीनदानी भी करा दिया और अपना फोकस साकिब निसार और दीगर जज साहिबान, आसिफ सईद खोसा, उनके फैसले पर रखेंगे। आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार भी वो जज है जिन्हें नवाज शरीफ साहब अपने दोस्तों की सिफारिश पर मैरिट के बगैर अदालत में लेकर आए थे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।